So we'll start with a very quick recap of, और ये जो quick recap है 2D मोशन का, ये जो क्विक रिकैप है 2D मोशन का, इसमें हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। व्हेन आई से 2D मोशन, तो 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है, सर्कुलर मोशन भी होता है, बट रिमेंबर आवर फोकस विल बी मोस्टली ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपने आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में यू हैव लर्नड ओनली वन टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड, और उसमें भी तुमने बहुत बेसिक लेवल का थ्योरी कवर किया है। अभी थोड़ा सा हमको एडवांस लेवल का थ्योरी पे जाना है, क्योंकि जेई नीट में बेसिक लेवल का थ्योरी तो लगता ही है प्लस एडवांस लेवल, राइट। तो वी विल स्टार्ट विथ ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन टुडे। वेरी क्विक रिकैप ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न सो फार। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन इन डिटेल सीखा था, यस, इन योर थ्योरी क्लासेस, इन योर स्टेट बोर्ड क्लासेस, यस। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जेई नीट की जब बात करते हो तो तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होती है। पहला है जिसको तुम बोलते हो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में द प्रोजेक्टाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड एंड कम्स बैक टू ग्राउंड, तो इसको बोलते हो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हाट यू हैव सीन इज, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देन इफ यू रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर, एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने एयर में थ्रो किया, थ्रोन इन एयर, राइट, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, मेकिंग सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसको तुम बोलते हो प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। सो प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट which is thrown in air, right, with some initial velocity। तो इसका कुछ initial velocity था u bar, making some angle with respect to horizontal and moving under the action of gravity is called as projectile। अब अगर आपको याद होगा तो हमने velocity, initial velocity के components कर लिए थे। ये horizontal component था ux जो होता है u cos theta, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू वाई विच इज यू साइन थीटा। देन इफ यू रिमेंबर, नहीं तो अभी बता देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोशंस। वन इज वर्टिकल मोशन, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल जब मोशन में है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस। वन इज वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ओनली ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसलिए हमने बोला यहाँ पे वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं था, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होता है, तो ये पता होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस जो एक्स कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम, इट डज नॉट चेंज। बट व्हेन यू टॉक अबाउट वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट जो है ना वो शुरू में इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है अपने पाथ पे, वैसे वैसे वाई कंपोनेंट की वैल्यू कम होते जा रही है। मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट हो जाता है 0, और जब फिर वो मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आता है तो उसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ने लगता है। इट इंक्रीजेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हेन प्रोजेक्टाइल फाइनली रीचेस ग्राउंड, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उतना ही बन जाता है जितना पहले था, लेकिन विद अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बेसिक तुमको पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो नाउ। तो देन हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में सबसे पहले हमने कोई इक्वेशन अगर डिराइव किया था, वो था पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है जिसको तुम ट्रैजेक्टरी बोलते हो, ये ट्रैजेक्टरी, ये पाथ, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, और हर एक ज्योमेट्रिकल शेप का इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल, a line passing through origin is y equals to mx. For example, line
which is not passing through origin but it is cutting y-axis at some positive value y equals to mx plus c, where c is y-intercept. A line which is cutting y-axis at a negative value y equals to mx minus c. For example, a circle, it is x square plus y square equals to r square. For example, an ellipse, x square by a square plus y square by b square equals to 1. For example, parabolas you have seen, हमने already देखा था डिटेल में 4 parabolas. y square equals to 4ax, y square equals to minus 4ax, x square equals to 4ay and x square equals to minus 4ay. वैसे ये भी एक ज्योमेट्रिकल एक शेप है, इसका भी एक इक्वेशन है. और अब इतने सारे इक्वेशन मैंने बताए, तुमको कम से कम उसमें से ये समझ में आना चाहिए था कि इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन y एक्सिस एंड x एक्सिस, क्योंकि y इक्वल्स टू mx, y और x का रिलेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x और y का रिलेशन, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, x और y का रिलेशन. तो इसमें भी x और y का रिलेशन फाइंड करना है. और मैंने आपको बताया था x और y का रिलेशन कैसे फाइंड करते हो. वैसे x और y ये कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये डिस्टेंसेस है. तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में हमने देखा है, क्या देखा है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. इसके हम लोग करते हैं दो कंपोनेंट, एक लिखते हैं x कंपोनेंट और एक लिखते हैं y कंपोनेंट. और x कंपोनेंट का जो डिस्टेंस है उसको x बोल देते हैं, और ux तो खुद u cos थीटा है, और डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इंटू t. तो यहां से तुमको क्या समझा, यहां से तुमको ये समझा कि टाइम इज x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1. गुड. सिमिलरली ये जो हमने लिखा ना sy, वो y है, और uy क्या है, u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा t. और ay क्या है, माइनस g है. माइनस g क्यों है, क्योंकि ये जो मोशन है ये अगेंस्ट ग्रेविटी है. जब तुमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इनिशियली, तो ये जो प्रोजेक्टाइल था ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा था, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाए तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी होता है. तो ay की वैल्यू माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर है. y t पे डिपेंड करता है, x भी t पे डिपेंड करता है, तो x और y में कॉमन कनेक्शन है टाइम. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और t की जगह पे लिख लेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस 1/2 g, और x क्या है, t क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करो, u और u कैंसिल कर दो, साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा, तो x टैन थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. हम इसका एक अल्टरनेट फॉर्म पे आएंगे, बाद में वापस आएंगे, फिलहाल तो यहाँ तक ठीक. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए. अब हमको और क्या क्या फाइंड करना पड़ता है. व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल कितने टाइम तक वो एयर में रहा. टाइम ऑफ एसेंट मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा. टाइम ऑफ डिसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा. तो ये तीनों पैरामीटर भी फाइंड करने हैं. तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट. अब ये टाइम ऑफ एसेंट कैसे फाइंड करते हो, बहुत सिंपल सा चीज़ है. नोट्स को बंद कर दो, वी डोंट नीड दैट, कोई ज़रूरत नहीं, बंद करो उसको, ध्यान यहाँ पे. गुड. आपको टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा. तो इक्वेशन में टाइम तो होना चाहिए, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज ऑलरेडी आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है. उसके बाद बचे दो, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v इक्वल्स टू u प्लस 80. इसमें से भी s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि s मतलब डिस्टेंस मुझे पता नहीं है. मतलब बचा कौन, v इक्वल टू u प्लस 80. मुझे y कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम हाइट पे, अभी मैंने बताया था व्हाट इज y कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट, 0. तो मुझे vy पता है, मुझे uy पता है, मुझे ay पता है, मुझे t तो फाइंड ही करना है. तो इसलिए ये फाइंड करते वक्त यू यूज vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, v इक्वल्स टू u प्लस 80. फिर vy एट मैक्सिमम हाइट इज 0.
यू वाई तो था यू साइन थीटा, इसको फिलहाल हम लोग इसको यू वाई रखेंगे, बाद में यू साइन थीटा लिख देंगे। ए वाई इज माइनस जी, और ये टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट टी ए। गुड, स्मॉल टी ए कैपिटल टी ए डजंट मैटर, एनी नोटेशन यू वांट टू गिव। वी वाई की वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू फिलहाल यू वाई रखो, ए वाई की वैल्यू को जी बोल दो और टाइम ऑफ एसेंट को टी ए बोल दो, तो आपको मिल गया जी टी ए इक्वल्स टू यू आई। तो आपको मिल गया टाइम ऑफ एसेंट टी ए इक्वल्स टू यू वाई बाई जी, और यू वाई मतलब यू साइन थीटा बाई जी, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट में डिराइव नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया था कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू यू वाई बाई जी इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टोटल टाइम, मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो इट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। गुड, तो टाइम ऑफ एसेंट ये था यू वाई बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी था यू वाई बाई जी, तो ये हो गया 2u बाई जी। ओके, और यू वाई क्या है? यू साइन थीटा है, तो 2u साइन थीटा बाई जी। ओके गुड। देन अभी पहले हमने जो आपके स्टेट बोर्ड क्लासेस में डिराइव किया था, मैं पहले वो पूरा रिवाइज करके दे रहा हूँ, फिर हम एक्स्ट्रा क्या क्या है वो ऐड करेंगे। इसके बाद इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, इसके बाद हमने क्या डिराइव किया था? क्या डिराइव किया था? रेंज। क्या डिराइव किया था? रेंज। और रेंज को बोलते हो हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करते हैं आर से। So what is horizontal range? The distance traveled by the projectile in which direction? Horizontal direction is called as horizontal range. या फिर the horizontal distance traveled by the projectile during its time of flight. अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको क्या बोलते हो? रेंज। अब रेंज को डिराइव करने के दो मेथड्स मैंने बताए थे, मैं उसमें से एक ही यहाँ पे करने वाला हूँ। तो दो मेथड में से ऑफ कोर्स सिंपल था, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहाँ पे s की जगह पे आएगा रेंज, क्योंकि s मतलब डिस्टेंस इस r, u की जगह पे आएगा ux, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और t की जगह पे आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हमने बोला कि अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज रेंज। और ax की जगह पे आएगा 0, तो a आएगा 0, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन था क्या? नहीं था। ये सब तुम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो बन जाता है r इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है तुमने अभी बताया मुझे, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u बाई जी। तो ये था 2u बाई जी, तो ये टोटल बन गया 2ux ui बाई जी। दिस इज रेंज। ux होता है u cos थीटा और uy होता है u sin थीटा। तो r आ गया, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने लिखा इन टर्म्स ऑफ थीटा, वैसे इसको भी लिख सकते हो। तो ये हो गया u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई जी। ये और एक फॉर्म है, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं 2 को साइन थीटा और कॉस के साथ लिख देता हूं, तो बन गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ओके, तो r आ गया u स्क्वायर, व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? तो साइन 2 थीटा बाय जी। ये आ गया रेंज। दिस इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ कमिंग बैक, मैंने बोला था मैं इस इक्वेशन पे वापस आऊंगा। अब इस इक्वेशन में से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में से, सॉरी राइट हैंड साइड में से अगर मैं x tan थीटा कॉमन निकाल लेता हूं, तो पहले टर्म में क्या आया? 1। दूसरे टर्म में से तुमने क्या कॉमन निकाला? x था क्या? x स्क्वायर, तो क्या बचा? x अपॉन
2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो g है इसको नीचे भेज देते हैं। और तुमने tan थीटा भी कॉमन निकाला, न्यूमरेटर से निकाला। यहाँ था क्या tan थीटा? अगर नहीं था तो आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा tan थीटा, तो tan थीटा को तुमने लिख दिया डिनोमिनेटर में। गुड, राइट। देन you have y equals to x tan theta 1 minus x upon 2 u square cos square tan theta is sin theta by cos theta, और नीचे यहाँ पे था g, फिर ये एक cos और ये एक cos हो गया कैंसल। therefore you have y equals to x tan theta 1 minus x upon 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। लेकिन ये कौन है? कौन है? रेंज है, ये रेंज है। तो यू कैन राइट डाउन y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। ये और एक इक्वेशन बन गया हमारा किसका? ट्रैजेक्टरी का। गुड। इसके बाद हमने देखा था कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा। देखो, पहली बात तो ये है रेंज मैक्सिमम फॉर अ गिवन वेलोसिटी होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं फिक्स्ड वेलोसिटी पे, मतलब u की वैल्यू कांस्टेंट रख के अलग अलग एंगल पे थ्रो कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं वेलोसिटी चेंज करता हूँ तो रेंज चेंज होने ही वाला है। इसके लिए हम जब बोलते हैं ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ मैक्सिमम वर्ड बहुत सोच समझ के लगाना, क्योंकि उसका कुछ मतलब अलग होता है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर अ गिवन वेलोसिटी, मतलब तुम u की वैल्यू फिक्स रख रहे हो और अलग अलग एंगल पे थ्रो करके देख रहे हो। तो व्हाट यू डू इज you keep the initial velocity fixed, you throw at some angle, then you throw at some other angle, then you throw at some other angle, और आप चेक करते हो कि मैक्सिमम रेंज कब मिल रहा है। तो हमको दिख रहा है कि रेंज डिपेंड किस पे करता है? साइन 2 थीटा पे। तो फॉर r टू बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम होने के लिए रेंज किस पे डिपेंड करता है? साइन 2 थीटा पे। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? 1। और ये जो साइन की वैल्यू 1 है, ये कौन से एंगल पे होती है? 90। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जब तुम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहे हो, मतलब एंगल कितना है? 45 है। एंड देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, यू स्क्वायर बाय जी। अब हमने ये देखा था, इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स are the two angles for which the range is same. तो for a given velocity of projection, हमने velocity of projection क्या रखा? कांस्टेंट रखा। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमको अलग अलग एंगल पे, दो अलग एंगल पे क्या सेम मिल रहा है? रेंज। क्या सेम मिल रहा है? रेंज। ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या सेम होता है? रेंज। क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? रेंज। क्या सेम होता है? और मैंने बताया था आपको कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तब जाके रेंज सेम होता है। प्रूव भी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर था, इफ यू रिमेंबर, अभी मैंने बताया आर क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो जब एंगल की वैल्यू थीटा है तो रेंज R1 है, और जब एंगल की वैल्यू थीटा 2 है तो रेंज कितना है? R2 है। कितना है? R2 है। तो R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, बट व्हाट इज थीटा 2? 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया आपका। पक्का पक्का ना? बाद में गड़बड़ मत कर देना। ये सही है ना? हाँ, ये सही है। गुड। तो देयरफॉर यू हैव R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। बराबर है क्या? हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? हाँ,
श्योर श्योर, पक्का, गुड। व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा? साइन 2 थीटा। तो ये जो साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा है ना, ये खुद ही साइन 2 थीटा है। लेकिन यू नो दिस इज इक्वल टू व्हाट? R1। अरे ये खुद ये थीटा वन मतलब कौन है? थीटा है। तो ये कौन है? साइन 2 थीटा बाय जी है। मतलब साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी मतलब कौन है? R1 है। कौन है? R1 है। तो ये R1 है। तो R2 इक्वल टू क्या आ गया? R1। तो दो ऐसे एंगल्स जिसके लिए रेंज सेम हो उसको क्या बोलते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और उन दोनों में फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा कितना है? 60 है, 90 माइनस थीटा। एक अगर 60 है तो दूसरा कितना है? 30 है। एक अगर 75 है तो दूसरा कितना है? 15 है। एक अगर 15 है तो दूसरा कितना है? 75 है। राइट। अब ये इतना तो तुम स्टेट बोर्ड में भी करते हो। अब स्टेट बोर्ड में हम लोग क्या नहीं सीखते? एक्स्ट्रा जो तुमको ये नीट का PYQ है और JEE का PYQ है। अब जो बता रहा हूँ ना वो नीट और JEE का PYQ है। तो थ्योरी में ही तुम्हारे 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Now what is time of flight? What was the equation of time of flight? U2uy by g क्या था? 2uy by g मतलब क्या था? 2u sin थीटा by g। ऐसे था ना? पहले एंगल के लिए क्या आएगा? 2u sin थीटा 1 by g। तो T1 क्या आएगा? T1 2u sin थीटा by g। और जो दूसरा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है दूसरा मतलब थीटा 2 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा 1 क्या था? थीटा था। और थीटा 2 क्या है? 90 माइनस थीटा है। तो सब्स्टिट्यूट करके देखो तो क्या आएगा? 2u साइन ऑफ थीटा 2 बाई जी। व्हाट इज थीटा 2? 90 अपॉन जी। व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? हर चीज साइन कैसे बन जाता है? यहां ध्यान दो। नहीं कुछ नहीं, कुछ अजम्पशन नहीं। यहां ध्यान दो। साइन और कॉस जब भी तुम लिखते हो ना, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा। मतलब जब आपके पास पाई बाई 2 ऐसा हो प्लस या माइनस थीटा हो तो साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है। राइट, करेक्ट। सिर्फ देखना पड़ता है क्वाड्रेंट कौन सा है। जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस पाई बाई 2। 90 का मतलब क्या है? पाई बाई 2। 90 कितना होता है? पाई बाई 2। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब क्या है? साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। लेकिन वेट, सही है, लेकिन साइन ऑफ 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं ना। हाँ, तो फिर प्लस कॉस थीटा। कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस का क्या बन जाएगा? साइन। लेकिन पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं ना। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का साइन बनेगा और पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गए। सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन कॉस है। कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, तो माइनस साइन थीटा होगा। अब जब पाई बाई 2 नहीं हो, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा हो, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, तो ऐसे केस में साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, नो चेंज इन द फंक्शन। एग्जाम्पल, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन का साइन रहेगा यस, लेकिन पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 0 पाई बाई 2 पाई और फिर पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव होता है क्या उसमें? तो माइनस साइन थीटा होगा।
और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा तो साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। पहले तो 2 पाई है ना, तो कॉस का कॉस, और 2 पाई माइनस थीटा मतलब चौथा क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव होता है उसमें। हाँ तो कॉस थीटा आएगा, वो क्या आएगा वो। हाँ अभी ये सब पता होगा तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो मुझे बताओ व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, राइट। अब ये जो तुम्हारे पास T1 का एक्सप्रेशन आया था और जो T2 का एक्सप्रेशन आया, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो क्वेश्चन ऐसा था कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट T1 एंड T2 है, T1 एंड T2 है, तो द प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2 इज प्रोपोर्शनल टू, चार ऑप्शन थे, R 1/r, R स्क्वायर, ऐसा कुछ तो ऑप्शन था। फिर R इज रेंज, R क्या है, रेंज। तो अभी देखो ये T1 इंटू T2 क्या है, व्हाट इज T1, 2u sin थीटा बाय g, एंड व्हाट इज T2, 2u cos थीटा बाय g। तो T1 इंटू T2 इज 2 इंटू 2 4, बराबर है ना। नहीं भी लिखना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, 2/g को अलग रख दो, रखा क्या 2/g को अलग, यस पक्का। और ये 2 को भी बाहर निकाल लेते हो, आपको जैसा याद हो वैसा करना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ वही करो। व्हाट इज दिस, इज दैट यू आई, इज दैट यू आई, इज दिस यू एक्स, यस, अपॉन जी स्क्वायर को जी इंटू जी रखेंगे, बराबर, गुड। तो कैन आई राइट डाउन T1 T2 इक्वल्स टू 2/g अलग से, 2/g अलग से, अंदर क्या है 2ux uy बाय g। व्हाट इज 2ux uy बाय g, और व्हाट इज 2ux uy बाय g, r, r। तो T1 इंटू T2 क्या आ गया, 2/g इंटू, एक में प्रोडक्ट है एक में रेशो पूछा है T1 बाय T2 का, तो T1 बाय T2 का रेशो पूछा है। व्हाट इज T1, 2u sin थीटा बाय g, व्हाट इज T2, 2u cos थीटा बाय g, 2u बाय g, 2u बाय g क्या हो गया, साइन बाय कॉस क्या आ गया, तो ये आ गया tan थीटा, राइट। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो थ्योरी में ही हम लोग क्वेश्चन भी कवर करते जा रहे हैं, हो गया, गुड। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, यू हैव डिफाइंड समथिंग कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट जिसको हम नोट करते हैं h से, h। So what is maximum height? Maximum height of projectile is this, h। और अभी ये h का इक्वेशन कैसे डिराइव किया था ये भी पता होना चाहिए। पहली बात तो h फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन में s दिखना चाहिए, इसका मतलब v इक्वल टू u प्लस 8 इज आउट ऑफ क्वेश्चन, उसमें s नहीं है, बराबर, राइट। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम हाइट पे क्या इंफॉर्मेशन है, v, और क्या इंफॉर्मेशन है, u, vy और ui। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें v हो, u हो, s हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो you will be using vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। vy इज 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है, uy को ui ही रखो फिलहाल, और ay को माइनस g लिख दो क्योंकि मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी था, और ये h हो गया, तो 2gh क्या आ गया, uy स्क्वायर। तो h क्या आ गया, uy स्क्वायर बाय 2g, और uy क्या है, u साइन थीटा है ना, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आ गया h। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, नहीं शुरुआत है, डोंट वरी, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, इट इज अ ट्रेलर ऑफ अ कंप्लीट पिक्चर टू कम। हाँ इसलिए सब सीधा बैठेंगे, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं देखेगा, एकदम यहाँ पे ध्यान, एक दूसरे से बात नहीं करना, पानी नहीं लेना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंसान बिना पानी के 2-4 दिन जिंदा रहता है, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू। रिलेशन बिटवीन
relation between R and H, and very simple. R था 2ux uy by g और h अभी देखा uy स्क्वायर बाई 2g, तो r को h से डिवाइड कर दिया तो 2ux uy by g अपॉन uy स्क्वायर बाई 2g। इसमें से एक uy एक g और ये g हो गया कैंसल, ये 2 गया ऊपर, तो r बाय h हो गया 4 क्योंकि 2 इंटू 2, और ux इज u cos थीटा और uy इज u sin थीटा, u और u भी हो गया कैंसल आउट cot थीटा, तो r इक्वल्स टू 4, h को वहां शिफ्ट कर दिया और cos बाय sin इज cot थीटा। ये आ गया रिलेशन बिटवीन r एंड h, बराबर। अब यहां तक तो तुम्हारा स्टेट बोर्ड में होता है। स्टेट बोर्ड में क्या नहीं होता है, तो अभी एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं कि स्टेट बोर्ड में हमने क्या क्या नहीं सीखा। हमने सबसे पहले स्टेट बोर्ड में ये नहीं देखा कि एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम बोला मतलब अभी समझ लेना कि पार्टिकल पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। गुड, अब तक हमने रेंज का इक्वेशन निकाला, यस। हाइट का इक्वेशन निकाला, ऑफ कोर्स यस। लेकिन हमने अब तक क्या नहीं फाइंड किया। मान लेते हैं कि पार्टिकल एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम अपने पाथ में कहीं तो है, मे बी यहां पे है, मे बी इट इज हियर, लेट अस से इट इज एट सम पॉइंट p डैश, और मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बाय द वे, हाउ डू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? How do you define displacement? How do you define displacement? Displacement is the difference between final position minus initial position, और initial position तो उसका origin था, राइट? और फाइनल पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पता है कौन है? x, y। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लिखते हो x, y, तो तुम ये बोल रहे हो कि ये x है और ये y है और ये पोजीशन वेक्टर r बार है। और ये हमने वेक्टर्स में देखा था, द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू origin of a chosen coordinate system is called as position vector। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर हम लोग बनाते कैसे हैं। तो बाय द वे, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो तुमको ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी पोजीशन वेक्टर बनता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई इज वाई कोऑर्डिनेट, राइट? वैसे तो ये पोजीशन वेक्टर है, लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल, इसको थोड़ा साइड में रखो, 1D की बात करो। 1D पार्टिकल इनिशियली 2 आई कैप पे था और आफ्टर सम टाइम 8 आई कैप पे पहुंच गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 6 आई कैप, वेरी गुड, बराबर। पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे था और आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम वो 8 आई कैप पे पहुंच गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बराबर 8 आई कैप, सही है, करेक्ट है। इसका मतलब जब इनिशियल पोजीशन ओरिजिन हो, क्या हो, तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर सेम होता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 था उसका, बराबर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया? ओरिजिन से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर कंडीशन प्रोवाइडेड, इनिशियल पोजीशन इज ओरिजिन। हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि x और y कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या मतलब है। तो अब तक कर क्या रहे थे फिर हम लोग? ये x इधर ही फाइंड करके रखा था हमने, u cos थीटा t, और y भी फाइंड करके रखा था हमने, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r बार इक्वल टू u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर j कैप। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है डिस्टेंस। तो मॉड ऑफ r इज, हाउ डू यू फाइंड आउट
रिजल्टेंट, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u cos थीटा t स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट था ना, अरे वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो। ओके गुड। इसके बाद हमको देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब अभी मैंने बोला कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल कहाँ है, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल जहां भी है उसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ इतना देखा, क्या देखा कि यहाँ पे आके वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। हमको क्या पता यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है हमको। We are supposed to find out, what are we supposed to find out? Instantaneous velocity। और ये भी तुमको पता है, you already know all this, पर ऐसा भी लिखते नहीं पता था। तुमको पता है पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, 1D की 2D, 2D, 1D थोड़ी है, 2D है, अरे 2D है वो 2D। और 2D में वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं कि नहीं। और ये Vx Vy फाइनल वेलोसिटी होता है, जिसको तुम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग करके बनाते हो। आपको याद है क्या, याद है ux मतलब कौन था, u cos थीटा, और आपको याद है ax मतलब क्या था, 0 था। तो Vx इज ux, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि x कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है। x कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज होता है क्या, नहीं। तो Vx इज ऑलवेज ux। तो Vx इज ऑलवेज ux which is u cos theta, but Vy equals to uy plus ayt, तो Vy equals to u sin theta minus gt, क्योंकि ay is minus g। तो therefore you have V bar equals to, what is V bar equals to, Vx I cap, what is Vx, u cos theta I cap plus Vy, what is Vy, u sin theta minus gt j cap। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर। मुझे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी। हो गया, गुड। अब हमको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल अपना मोशन में वेलोसिटी चेंज कर रहा है। एक्स कंपोनेंट नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वाई तो चेंज हो रहा है ना। अगर वाई चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हमको फाइंड करना चाहिए कि वेलोसिटी में चेंज हुआ कितना। तो चेंज इन वेलोसिटी इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू शुड नो। चेंज इन वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम ये है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो पता है पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया। अब तुम जब बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी तो पहले ये बताना पड़ेगा कि फाइनली पार्टिकल का पोजीशन क्या है, वो मैक्सिमम हाइट पे है क्या। अगर वो मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कि वो वापस ग्राउंड पे पहुंच गया, ग्राउंड पे भी आ गया ना वापस। दो केसेस है ना, ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट। तो जब तुम बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी तो तुमको बताना पड़ता है पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या है, क्योंकि इनिशियल तो वो ओरिजिन से स्टार्ट किया था। फाइनल कहाँ है, फाइनल कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पे है। तो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, उसको इनिशियल में से माइनस करना पड़ेगा कि वापस ग्राउंड पे आ गया। अगर वापस ग्राउंड पे आ गया तो ग्राउंड पे आने के बाद जो वेलोसिटी है उसमें से क्या माइनस होगा, इनिशियल। तो एक काम करो, चेंज इन वेलोसिटी के लिए ना हमेशा पहले इनिशियल वेलोसिटी तो बता ही देना। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा स्पेसिफाई कर दो। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू बार था,
और यू बार पता है क्या था, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, वेयर यू एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज यू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज यू आई, वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज यू साइन थीटा। तो ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो वही है, ये तो सेम है सेम। तो ये आ गया यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब एक काम करते हैं, अब दोनों केसेस सॉल्व करते हैं। बोलते हैं रुको, जब वो मैक्सिमम हाइट पे था तब देख लो, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई होता है 0 और वी एक्स होता है यू एक्स, क्योंकि यू एक्स तो कभी चेंज ही नहीं होता है, राइट। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है ना वो वी एक्स आई कैप है प्लस वी वाई जे कैप है। तो वी बार इक्वल्स टू वी एक्स तो यू एक्स है, और यू एक्स तो यू कॉस थीटा है, और वी वाई तो 0 है। देयरफॉर डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी वी बार माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा मैं, और लिटरली स्पीकिंग तुमको भी एक स्टेज आएगा जहाँ पे ये सब तुमको सिंपल सिंपल लगेगा, क्योंकि है ही सिंपल। यू जस्ट हैव टू फोकस योर थॉट प्रोसेस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कर क्या रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मूव हो रहा था, हमने बोला है मूव हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चलो देख लेते हैं कि इसका वेलोसिटी पे चेंज कितना हुआ। अब जब बोलोगे चेंज कितना हुआ, तो चेंज कभी भी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज में होता है ना, बराबर, गुड। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं, इनको मैं बोलता रहता हूँ अरे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, नहीं पढ़ते। व्हाट इज चेंज, नो चेंज, जीरो चेंज, है ना, बराबर, गुड। तो वैसे ही पार्टिकल अगर मोशन में है तो पार्टिकल का वेलोसिटी का चेंज मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी माइनस उसका इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा, u cos थीटा आई कैप। इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या है, u अरे साइन किधर से आ गया, u cos थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा, k कहाँ से आ गया, अभी ये j कैप, k की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो एक्स वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं, k कैप बना दिए बीच में। अरे कैसे प्लस, क्यू प्लस माइनस, ये भी माइनस होगा ना, साइन चेंज होगा ना, और वो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये गलती भी नहीं होगी अगली बार से। हाँ तो अभी देखो ऐसा है, ये हो गया डेल्टा वी बार इक्वल्स टू क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस यू साइन थीटा जे। रियल साइंस इज नॉट राइटिंग डाउन दिस इक्वेशन, रियल साइंस इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। चलो मैं बताता हूँ अभी हुआ क्या। अभी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में टोटल चेंज कितना बोला तुमने, इक्वेशन लिखा था मैंने, अभी लिखा ना इक्वेशन, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। अब ऐसा होना क्यों चाहिए वो भी समझ लो, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। एक्स कंपोनेंट, यहां ध्यान दो, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कभी चेंज होता है क्या, उसमें तो चेंज होने नहीं वाला, उसको तो भूल जाओ। वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट इनिशियली कितना था, प्लस प्लस यू साइन थीटा जे कैप, क्योंकि पहले कहां पॉइंट कर रहा था, ऊपर, तो क्या होगा यू साइन थीटा जे कैप। अभी आप ही बोल रहे हो कि मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू क्या हो गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, जीरो होने के लिए तुमको 10 माइनस करने पड़ेंगे ना खुद से, 10 ही माइनस करोगे कि 20 माइनस कर लोगे, 10 है ना। तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, राइट, और तुमको खुद का प्रॉपर्टी जीरो करना है, तो माइनस कितना करोगे। तो इनिशियल पोजीशन पे वाई कंपोनेंट कितना था, जो साइन थीटा जे कैप था, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्यों इक्वेशन सब सॉल्व करते बैठे, रीजनेबली सोचोगे तो आएगा। हमको ये सब कुछ करना ही नहीं था, ये तो सिर्फ मैंने बताया कि तुमको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा माइनस क्यों हुआ। अब इसके बाद कभी डाउट ही नहीं रहेगा, माइनस ही आएगा वो, पक्का, गुड। अभी देखते हैं फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, मतलब ग्राउंड पे वापस आ गया प्रोजेक्टाइल, तब क्या होगा।
तो ये आ गया अभी फाइनल पे, एट ग्राउंड, बैक टू ग्राउंड। तो इस केस में डू यू रिमेंबर मैंने अभी अभी आज ही आपको बताया कि Vx तो कभी चेंज नहीं होता, Vx तो Ux ही है। बहुत जिद्दी है, चेंज नहीं होता। लेकिन ग्राउंड पे वापस आने के बाद मैंने आज पहले ही स्लाइड में बताया, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। पहले u साइन थीटा जे कैप था, तो अभी ये क्या बन गया, माइनस u साइन थीटा जे कैप बन गया। ठीक, वो तो मैं लिखूंगा, कैप तो मैं बाद में लगा दूंगा। ओके, तो देयरफॉर यू हैव v बार इक्वल्स टू vx तो u cos थीटा है आई कैप, और vy माइनस u साइन थीटा है जे कैप। ठीक, बराबर, गुड। तो व्हाट इज द टोटल चेंज, इट इज v बार माइनस u बार। व्हाट इज v बार, u cos थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप माइनस u बार क्या था, u cos थीटा आई कैप प्लस क्या था, प्लस, अरे प्लस था ना, अरे प्लस था ना, प्लस था कि नहीं, और अभी तुम माइनस करो तो क्या हो जाएगा फिर, माइनस। अब बताओ क्या कैंसिल हुआ, मैं तो पहले बोल चुका हूँ जिसमें कोई चेंज नहीं उसमें कोई चेंज नहीं है। तुम बार बार एक्स कंपोनेंट की बात ही मत करो, वो जिद्दी है, नहीं मानता, मैं ऐसा ही हूँ। गुड, तो कितना हो गया, माइनस 2u साइन थीटा। और ये भी तुमको मैंने पहले से ही बता के रखा है। वेक्टर्स में क्वेश्चन था जिसमें प्लेन एक पॉइंट से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे गया था। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे क्वेश्चन के, तीन मेथड। मैंने बोला था कि जब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डायरेक्ट रिवर्स हो गया। और मैंने जब ये बोला था आपको कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो टोटल चेंज इज 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, u साइन थीटा, तो 2 टाइम्स कितना, अरे 4 कैसे, u साइन थीटा का डबल कितना, 2u साइन थीटा। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो वापस आ गया डायरेक्शन नीचे है तो क्या लगा दिया साथ में, माइनस। करेक्ट, पक्का, श्योर। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब हमको देखना है रिलेटिव मोशन। व्हाट इज रिलेटिव मोशन, हमको क्या पता तुमको पता है तो इसका मतलब क्या होता है। अभी रिलेटिव मोशन को बोलते हैं, रिलेटिव मोशन के लिए आपके मॉड्यूल्स में सिर्फ टाइटल अलग है, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल as observed from another projectile। तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ टू सिंपल। अब तक तुमने रेंज, हाइट, स्पीड, पोजीशन एक्स वाई, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा का सारा जो आपने इक्वेशन बनाए ना, ये बनाए विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड। मतलब ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे है, ग्राउंड पे है, और वो इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, प्रोजेक्टाइल को। पर इमेजिन तुमको एक प्रोजेक्टाइल पे बिठा दिया और तुमको बोला देखो दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखो। एक मिसाइल पे तुमको बिठा देता हूं मैं, तो एक मिसाइल पे तुम बैठे हो और तुम उस मिसाइल पे बैठे बैठे दूसरे मिसाइल का मोशन मेजर कर रहे हो। तो एक्स और वाई, तो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है, ये ए वाला प्रोजेक्टाइल है, गुड, और ये दूसरा बी वाला प्रोजेक्टाइल है। रेंज में और मे नॉट बी सेम, आई एम नॉट वरीड अबाउट रेंज। तो दो प्रोजेक्टाइल्स है, ठीक, करेक्ट। एक है ए, इस ए प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होगा, इसको यूए बोल दो, u1 बोल दो। आई विल जस्ट कीप द नोटेशन सेम एज दैट आई हैव यूज्ड इन मॉड्यूल्स। तो ये u1 बार है और इसका जो एंगल बना ये θ1 है,
ये एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u2 बार है और ये जो एंगल बना वो θ2 है। बराबर। तो दो प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने नाम दे दिया A, दूसरे को मैं बोलता हूँ B। गुड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल दैट इज A is u1 bar and that of second is u2 bar. Angle of projection of first projectile A का is θ1 and that of other is θ2। और ये ऐसा ग्राफ किसको देखेगा? someone who is sitting on ground at rest। लेकिन अगर मैंने बोला कि तुमको मैं B प्रोजेक्टाइल पे बिठा देता हूँ और बोलता हूँ A का मोशन मेजर करो, तो इक्वेशन सेम नहीं बनने वाले, इक्वेशंस में चेंज होगा। और ये बहुत सिंपल सा केस है, सिर्फ याद होना चाहिए रिलेटिव मोशन के फॉर्मूलाज। अगर याद होगा तो मैंने आपको बोला था, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर एक्स ए बी इज एक्स ए माइनस एक्स बी। आ रहा है याद? रिलेटिव मोशन सब बताया मैंने, वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, एस ए बी इज एस ए माइनस एस बी, ये सब बताया हुआ है। तो एनीवेज अब ध्यान दो यहाँ पे, पहले सबसे पहले प्रोजेक्टाइल पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी आता है, आता है ना? देन ओके, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस जी टी, है ना? नहीं आता है क्योंकि g/2 t² आता है। हर चीज मेरे को बार बार रिवाइंड करनी पड़ रही है, देखो। बराबर, गुड। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशंस, हाँ, पहले प्रोजेक्टाइल के लिए भी ऐसे बनने वाले, दूसरे के लिए भी ऐसे बनने वाले हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है? पहले प्रोजेक्टाइल के लिए मैं सफिक्स 1 यूज करता हूं बस, और दूसरे के लिए मैं सफिक्स 2 यूज करता हूं। डन, करेक्ट। ये मेजरमेंट्स किसने लिए? थर्ड पर्सन ने, जो खुद रेस्ट पे ग्राउंड से देख रहा है। बराबर। अब ए का मोशन अगर बी मेजर करे, ए का मोशन कौन मेजर कर रहा है? बी। या तो फिर इंपॉर्टेंट है, ए का मोशन बी मेजर कर रहा है, मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या? एक्स ए माइनस एक्स बी। लेकिन एक्स ए को तो मैंने x1 बोला और एक्स बी को मैंने क्या बोला? x2। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, हो गया काम। दिस इज u1 cos θ1 इंटू टी माइनस u2 cos θ2 इंटू टी। तो ये हो गया u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 इंटू टी। आ गया, डन। अभी ये तो x कोऑर्डिनेट हुआ ना, हमको तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, सही कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। तो मुझे बताओ फिर y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? अरे बताओ। YAB, YA माइनस YB which is Y1 minus, what was Y1? U1 sin θ1 t माइनस GT²/2, सही है, माइनस U2 sin θ2t माइनस GT²/2। तो यह आ जाएगा U1 sin θ1t माइनस GT²/2 माइनस U2 sin θ2t माइनस माइनस प्लस GT²/2। GT²/2 कैंसल और t कॉमन, तो U1 sin θ1 माइनस U2 sin θ2 इंटू टी। आ गया रिलेटिव मोशन, बस इतना ही था रिलेटिव मोशन, इतना ही है बस, इसके ऊपर कुछ नहीं है। डन। ये तो प्रोजेक्टाइल का पहला ही टाइप खत्म हुआ है, ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अभी दूसरा टाइप है हाइट टू ग्राउंड, जिसको तुम बोलते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली वो ज़्यादा सिंपल है, वो एक्चुअली इसी का स्पेशल केस है। पता तो कैसे? तो अगला टाइप है, अभी तक तुमने टाइप 1 ही सीखा, रिमेंबर,
oblique projectile motion. Now you will learn the second type. You will see second type, which is height to ground, which is called as horizontal projectile motion. अब इस केस में बहुत चीजें सिंपल है. You have to build a particular point of view to look at the things. तुम अगर ऐसा रटने के चक्कर में लगे ना तो जेई नीट कभी नहीं होगा, कभी नहीं. थोड़ा सा सिर्फ सोचो, बहुत सिंपल सी बात है. सपोज देखो ये ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड. सपोज ये एक टावर था, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग. इस बिल्डिंग के ऊपर एक कॉर्नर पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है. गुड है ना. अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐसा धक्का देता हूँ, कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, राइट. अब आपको ये समझ में आना चाहिए, ये हाइट टू ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, सही है. लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए कि तुमने इस केस में वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट प्रोवाइड किया था, तुमने उसको ऊपर थ्रो ही नहीं किया, तुमने सिर्फ उसको नीचे ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का दे दिया. मतलब यहाँ पे यू वाई की वैल्यू ही जीरो है, राइट, करेक्ट. और एंगल कितना बना, जीरो, राइट. कितना बना, जीरो. मैंने बोला तुमको ये कुछ नया नहीं है, ये जो तुमने सीखा है वही है. कैसे? डू यू रिमेंबर ग्राउंड टू ग्राउंड? व्हाट वाज ग्राउंड टू ग्राउंड? यू वाई, यू साइन थीटा. पुट थीटा इक्वल टू जीरो. जीरो हो गया, वही है, वही है. व्हाट इज यू एक्स देयर? यू कॉस थीटा. पुट थीटा इक्वल टू जीरो. हर चीज जीरो. साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो जीरो, साइन 45 जीरो, कॉस 45 जीरो, कॉस जीरो इज 1. कितना होता है? 1. तो ये यू एक्स इक्वल्स टू यू है, तो मैंने क्या लिखा फिर? तो ये उसी का स्पेशल केस है. इट इज नथिंग न्यू. सिर्फ अभी बुक्स में ऐसा दिया होता है तुमको, तुम डर जाते हो, इतने सारे इक्वेशन कौन याद रखेगा? याद रखना ही नहीं है, वो स्पेशल केस है इसका. एंगल जीरो कर दो और तुमने सिर्फ ऐसा हॉरिजॉन्टल धक्का दिया, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, इनिशियल जीरो है, फाइनल जीरो नहीं है, वो बाद में देखेंगे. हो गया यहाँ तक? तो तुमको ये पता अगर है, फिर तुमको ये भी बताना चाहिए, हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पार्ट डिराइव किया था. क्या था वो? y इक्वल टू एक्स टाइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसा कि इक्वेशन था. अभी इसका भी वैसा इक्वेशन बनेगा और सेम प्रोसेस से बनेगा. तो उधर प्रोसेस क्या था कि तुम s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर के दो कंपोनेंट्स कर लेते हो. पहले x कंपोनेंट के लिए लिखते हो यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, फिर बोलते हो कि ए एक्स तो जीरो है, तो जीरो है, इधर भी जीरो है. x इक्वल्स टू यू एक्स, इधर क्या है, इधर यू एक्स क्या है, u, तो यू टी, और ये क्या है, जीरो. तो यहां से तुमको t मिल गया x बाई यू, इक्वेशन नंबर 1. वहां पे था x बाई यू कॉस थीटा, यहाँ पे x बाई यू है. ओके गुड. फिर आप यही इक्वेशन लिखते हो y के लिए, यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, बराबर. यहाँ पे यू वाई कितना है, जीरो है, जीरो है. और फिर ए वाई को क्या लिखते हो, माइनस जी. यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ पे कभी मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट गया ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो y इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर इस इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x बाई यू का स्क्वायर. ठीक है. तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर. ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी. अब ये इक्वेशन और पिछला इक्वेशन अलग अलग है ही नहीं. y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर. व्हाट इज थीटा इन दिस केस, व्हाट इज एंगल, जीरो. तो y इक्वल्स टू एक्स tan जीरो, tan जीरो इज जीरो, और यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो. व्हाट इज कॉस स्क्वायर जीरो, 1. तो y इक्वल टू जीरो प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर. तो हमने क्या डिराइव किया फिर, हाँ वही है, ये है ना, सेम. गुड.
तो अभी ये सब चीजें तुमको थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा तो तुम्हारा ही काम कम होने वाला है. यू डोंट हैव टू डिराइव ऑल दिस इक्वेशन अगेन, क्योंकि ये सब सेम ही है. इट्स ऑल सेम. इसके बाद हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देख लेते हैं पहले. डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्स और वाई अभी अभी हमने लिखे ही है, तो ठीक है. डिस्प्लेसमेंट जैसे पिछले केस में भी डिस्प्लेसमेंट बताया ना. डिस्प्लेसमेंट सेम वे से डिस्प्लेसमेंट मतलब बेसिकली पार्टिकल अगर यहाँ है या कहीं और है, कहीं भी है, तो उसका अपने इनिशियल पोजीशन से कितना, कौन सा वेक्टर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे. डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हो? वही है सब सेम. आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. और एक्स क्या है? एक्स क्या है? यूटी है ना. यूटी प्लस वाई क्या है? वाई क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर. क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप. अब अगर मैं कहूँ कि ये वही है, क्योंकि ये वही है, तुम देख लो ये वही है. एंगल कितना है सेकंड केस में? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एंगल कितना है? पुट 0 1. तो यूटी पुट 0 0, ये 0 हो गया. और दूसरा टर्म माइनस के क्या आ जाएगा? प्लस. बराबर. पक्का नहीं आएगा. प्लस नहीं आएगा. बराबर है, माइनस ही आएगा. क्यों माइनस आएगा? क्योंकि तुमने नोटिस नहीं किया. क्या तुमने नोटिस नहीं किया? करना चाहिए था. ये पॉइंट यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूं तो ये अपने ओरिजिन के नीचे है, मतलब y कंपोनेंट नेगेटिव है. y कंपोनेंट नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि ओरिजिन के नीचे है. नीचे. अब ये बिल्डिंग में हम खड़े हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देता हूँ तो वो नीचे जाएगा ना, ओरिजिन के नीचे जाएगा ना. x में तो आगे जाएगा लेकिन y में नेगेटिव साइड में जाएगा. तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट में y होता है माइनस. बराबर. गुड. और ये माइनस अगेंस्ट ग्रेविटी की वजह से नहीं आया. इट इज बिकॉज ऑफ displacement along y-axis is below the origin. Good. Then, how do you find out distance? Magnitude of displacement under root of ut square plus half gt square. ut square plus half gt square का square, x component square plus y component square. ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. अब आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो नाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? vx i कैप प्लस vy j कैप. प्लस नहीं, माइनस. फॉर द सेम रीजन, बिकॉज द मोशन इज, मैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ. इट इज बिलो द ओरिजिन. नहीं तो एक्स कंपोनेंट को भी नेगेटिव कर दोगे. एक्स इज नॉट नेगेटिव. गुड. और वी एक्स इज यू एक्स, क्योंकि तो पहले ही बोला है तो चेंज ही नहीं होता. होता है क्या चेंज? नहीं. वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी, बट यू वाई इज 0, ए वाई इज प्लस जी, तो जी टी. तो देयरफॉर यू हैव वी बार इक्वल्स टू यू आई कैप माइनस वी वाई कितना आया? जी टी जे कैप. और ये और ये एक ही है, सेम है. देख लो. डू नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट इक्वेशंस. सही बात तो बोल रहा हूँ. डू नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट इक्वेशंस. पुट 0, cos ऑफ 0 इज क्या आया? यू आई कैप. साइन 0 इज, तो ये तो गया. माइनस जी टी जे कैप, तो यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, तो वही तो आया हमारा भी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा?
अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। गुड 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 गुड। इसके बाद हमको फाइंड करना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइंड करना चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो फाइंड कर लेते हैं पहले, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बॉम्बर प्लेन है जो बॉम्ब लेके निकला है, उसने एक पॉइंट पे आके बॉम्ब को रिलीज कर दिया जो टारगेट को जाके हिट किया। बताओ कितने टाइम के बाद हिट किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, the time for which the object remains in air is called as time of flight. Approach is exactly same, exactly same. How did you find out the expression of time of flight in that case? ये देखो, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ, बराबर ना, सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हाँ, हाइट टू ग्राउंड में, हाइट टू ग्राउंड में टाइम ऑफ एसेंट होता ही नहीं है, सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट ही होता है। एसेंट कहाँ हुआ, सिर्फ डिसेंट ही तो हुआ ना। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ डिसेंट, इसलिए हम लोग टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट फाइंड ही नहीं करते। एसेंट तो हुआ ही नहीं, डिसेंट हुआ। अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमको बोलूँ ये जो बिल्डिंग था जहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, इसका हाइट अगर h है, तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा, जिसमें s हो। s किस में आता है, s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, लेकिन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, इसमें टाइम कहाँ आता है, तो कौन सा, s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको तुम सिर्फ y कंपोनेंट के लिए ही सॉल्व करोगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हाइट से ग्राउंड तक, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। हाँ, तो सिर्फ y कंपोनेंट, बराबर। ये y कंपोनेंट कितना था, h था, और uy तो कितना है, 0 है। तो पहले तो बोल दिया कि uy 0 है, ay कितना है, प्लस g है। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं कैपिटल T यूज करता हूँ, कैपिटल T, तो क्या हो गया, 2h बाई जी इक्वल्स टू क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो T कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अभी रेंज फाइंड करना है, रेंज, व्हाट इज रेंज, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। It is the distance traveled by projectile in which direction, horizontal direction, during its time of flight. It is the distance, मतलब s चाहिए, during time of flight मतलब t भी चाहिए, सही है। तो कौन सा इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी, वही s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज, it is too simple, s equals to ut plus one half at square, x component x component x component, sx को तुम बोल रहे हो r, बोल रहे हो कि नहीं, हाँ, और ux तो था ही u, ux क्या था, u, और t तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो r इक्वल्स टू u, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी है। तो बन गया रेंज, आ गया रेंज का फॉर्मूला, यही है रेंज का फॉर्मूला, डन, इतना ही है रेंज का फॉर्मूला। पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब एक लास्ट टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं वो, अब लगने तो 5 मिनट वाले हैं, 10 मिनट मैक्सिमम, बट ठीक है, मैं कल बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा।